दोस्तों नमस्कार। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। वो इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाएंगी। लेकिन जब 7 मई को विधानसभा का कार्यकाल ही पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद ममता बनर्जी इस्तीफा दे या ना दे, जनादेश के मुताबिक, चाहे वो जनादेश जैसे भी लाया गया हो, उस जनादेश के मुताबिक लोक भवन यानी राजभवन के पास नई सरकार के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता को बुलाने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी की हार पर जश्न मनाने वाले कुछ कांग्रेसियों और दूसरे दलों को जिस नसीहत की जरूरत थी, वो नसीहत राहुल गांधी ने दी है। और राहुल गांधी जब नसीहत देते हुए ये कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस के लोग हो या दूसरे लोग हो, उन्हें ममता बनर्जी की हार पर जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बकौल राहुल गांधी जिस प्रकार से असम से लेकर बंगाल तक जनादेश की चोरी हुई है, वो जनादेश की चोरी लोकतंत्र के साथ साथ देश के अस्तित्व को ही कहीं ना कहीं खतरे में डालने वाली बात लगती है। सवाल यह है कि राहुल गांधी की बातों का कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष पर क्या असर पड़ता है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आखिर बंगाल की जीत और तमिलनाडु में स्टालिन की हार ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जश्न मनाने का मौका दिया, क्या इसने इंडिया गठबंधन को वाकई एकजुट कर दिया है? आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्ष भी कर रहा है। और जब तक क्षेत्रीय दलों के पास राज्यों की सत्ता होती है, तब तक उनके पास दिल्ली में अपने सांसदों को मौजूदा लोकतांत्रिक परिवेश में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भेजने की ताकत भी बरकरार रहती है। और दिल्ली की सत्ता पर यानी प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी करने की अपनी इच्छा भी उनके मन में हिलोरे मारती रहती है। यही नीतीश कुमार के साथ था, इंडिया गठबंधन टूटा। यही ममता बनर्जी के साथ था, बंगाल में इंडिया गठबंधन बिखरे हुए तौर पर चुनाव लड़ा, तब भी भारतीय जनता पार्टी को दर्जन भर सीटों पर रोक गया। यही कमोबेश स्थिति केसीआर के साथ भी एक दौर में थी और यही स्थिति अरविंद केजरीवाल की थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के साथी दलों के साथ मिलकर मुकाबला करने की बात कही है, उस मुकाबले की सूरत में राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के लिए 2029 के चुनाव में वाकई कुछ बचता है क्या? 2029 के चुनाव का राज्यवार आकलन पेश करने के पहले मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को रखता हूं। लोकसभा चुनाव में जीत को विधानसभा चुनाव में जीत की गारंटी के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए, यह बंगाल ने साबित किया है। और बंगाल में जिस प्रकार से 42 में 29 सीटें ममता बनर्जी ने जीती और भारतीय जनता पार्टी के साथ पास सिर्फ दर्जन भर सीटें आई, उस आधार पर यदि लोकसभा का जनादेश विधानसभा में दिखता तो ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव हारती नहीं, टीएमसी सत्ता से बाहर नहीं होती। लेकिन बंगाल में जनादेश आया या जनादेश के ऊपर वोटर लिस्ट से नाम काटने की प्रक्रिया और दिल्ली के इशारे पर किया गया कथित खेल जिम्मेदार रहा, इस पर अंतहीन समय तक बहस होती रहेगी। अंतिम तौर पर सत्य फिलहाल यही है कि चाहे ममता बनर्जी हारी या हराई गई, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने जा रही है। और जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार सकती है या हराई जा सकती है, तो क्या उत्तर प्रदेश में एक खेल अखिलेश यादव के साथ नहीं हो सकता? क्या उनके पीडीए के नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए वहां भी वोटर लिस्ट से नाम काटने से लेकर विपक्ष के वोटर्स को, उनके कोर एरियाज को डराने धमकाने की कोशिशों को अंजाम तक नहीं लाया जा सकता? बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंच रहे हैं, या बंगाल के अनुभवों से सबक लेने के लिए एक पूरा का पूरा चैप्टर तैयार करने पहुंच रहे हैं, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार का माहौल आज दिखाई दे रहा है, उसमें यह कहने में कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 2029 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में आएगी या नहीं आएगी, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की अपनी स्टेटस को बरकरार रखने का पुख्ता इंतजाम कर चुकी है। फर्क यही है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के लिए किसी भी तरह से 225 सीटें चाहिए और कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष को सत्ता के लिए, कांग्रेस पार्टी को खास करके 130-35 सीटों पर ही दिल्ली की सरकार की बुनियाद तय हो जाती है। लेकिन क्या वहां तक पहुंचने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है?
जरा बीजेपी की परिस्थितियों का अवलोकन करें तो कई सारी चीजें साफ होती है। एक ऐसे देश में, जिस देश के अंदर डिमांड घटी हुई हो, जिस देश की मैन्युफैक्चरिंग सवालों के घेरे में हो, सब कुछ आयातित सामानों और असेंबल सामानों पर पूरा देश चल रहा हो, जहां रोजगार की स्थिति बेहद खराब स्थिति में हो, जहां की कृषि को लेकर के सवालिया निशान खड़े हों, और जहां पर अंत विदेश नीति से लेकर आर्थिक नीति तक, पर्यावरण की नीति तक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट तक, हर पैरामीटर पर देश के अंदर की परिस्थितियां कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज दिखाई दे रही हो, और यही आरोप विपक्ष भी लगा रहा हो, बावजूद इसके सत्ता पक्ष यदि लगातार चुनाव जीतता हुआ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर नागरिक समाज की भूमिका को लेकर जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय चिंता व्यक्त की जा रही है, उन चिंताओं को अब वाजिब स्वरूप में देखे जाने का वक्त तो आ ही गया है। वरना किसी ऐसे देश में जहां मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो, जहां पर सर्विस सेक्टर की स्थिति बहुत दयनीय हो, जहां कृषि में बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं देती हो, यानी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़े हो, उस देश के अंदर सरकार में बैठी हुई पार्टी लगातार जनता के बीच से चुनाव जीत कर आती हुई दिखे, तो कहीं ना कहीं एक झोल जरूर नजर आता है। और आज की जो परिस्थितियां हैं, इस झोल को देखने की कोशिश करें तो इस देश में 5 बड़े राज्य हैं, और उन्हीं के आधार पर इस देश की सत्ता मोटे तौर पर पोस्ट मंडल और पोस्ट कमंडल के भारत में तय होती रही है। 1989 के बाद तय होती रही है। 5 बड़े राज्य जो आज की स्थिति में है, कई राज्यों के विभाजन के बाद, उसमें लगभग 40 या 40 से ऊपर लोकसभा सीटों वाले जो राज्य हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसमें तमिलनाडु को छोड़ दें तो 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के द्वारा उनके कब्जे में है, वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर वहां काबिज है। अब जब इन 4 राज्यों की सीटों को अगर आप देखते हैं तो सीधा सीधा दिखता है कि 210 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश को मिलाकर बनती है। खराब हालत में भी भारतीय जनता पार्टी यहां से 130 से 140 लोकसभा सीटों का इंतजाम अगली बार कर लेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव आयोग की भूमिका सवालों के घेरे में है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से अपने वोटिंग राइट्स को लेकर 27 लाख से ज्यादा वोटर्स को बंगाल में राहत नहीं मिल पाई, उसके बाद यदि हम 210 सीटें जो इन 4 राज्यों में है, इन 4 राज्यों में हम 140 की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लेकर आ सकती है, तो ये न्यूनतम संख्या है। और जब इन 4 राज्यों से ही बीजेपी 140 सीटें लेकर आ सकती है, तो तय मानिए कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तराखंड, इन सब राज्यों से, झारखंड, असम, इन सब राज्यों से भारतीय जनता पार्टी किसी भी खराब सूरत में भी अपने आप को 210, 220 से ऊपर रखने की परिस्थितियों में खुद को पा रही है। फिर कांग्रेसी केरल की जीत पर इतना जश्न क्यों मना रहे हैं? जरा कांग्रेस की परिस्थितियों को देख लेते हैं कि कांग्रेसी जश्न मनाकर खुद को मुगालते में रख रहे हैं या राहुल गांधी को मुगालते में रखने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर राहुल गांधी ने एक तरह से चेतावनी दी है। केरल के अंदर 20 लोकसभा सीटों में कभी 19 तो कभी 18 हमेशा कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन ही जीत रहा था। तो ऐसे में सत्ता यदि केरल की कांग्रेस के हाथ आ गई, तो केरल में कौन सा लोकसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी जो दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए जरूरी है। कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता होने के बावजूद पिछले 5 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही विनर बन के उभरी है, इस तथ्य को कैसे भुलाया जा सकता है? तेलंगाना से बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, इसकी उम्मीद कैसे की जा सकती है? वहां भाजपा और कांग्रेस दोनों 8-8 लोकसभा सीटों के साथ बराबरी पर है। अगर 2 सीटें भाजपा की घट भी जाए तेलंगाना में, तो दिल्ली में उसकी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? ठीक इसी तरह से आप देखें तो हिमाचल प्रदेश में सत्ता कांग्रेस की है, लोकसभा सीट एक भी नहीं मिल रही है। ठीक इसी तरीके से आप देखें, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सत्ता में थे, एक भी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी से पिछले 3 लोकसभा चुनाव में वो छीन नहीं पाए। तब सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता की जो बातें की जा रही है, क्या उस एकजुटता के सहारे नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को चुनावी शिकस्त देकर एक वैकल्पिक भूमिका तैयार करने की जो बातें की जा रही है, या ममता बनर्जी जिस तरह से इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर जोर दे रही है, उस एकजुटता के मायने क्या है?
और क्या वाकई देश के अंदर इतना अंधकार फैल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को 2029 में हराया नहीं जा सकता? जी नहीं, परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता। भारत जैसे देश में जहां संसदीय व्यवस्था को हमने 1952 के पहले लोकसभा चुनाव से अपनाया जरूर, लेकिन संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ने की परिपाटी घोषित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जरूर शुरू की, लेकिन जनता के बीच से चेहरे को देखकर वोट देने की परिपाटी 1952 से जो चली आ रही है वो आज तक बदस्तूर कायम है। और चेहरे के आश्रय ही मुद्दे तय होते रहे, मुद्दों के आश्रय ही सरकारों को घेरा जाता रहा। ये आज तक जिस प्रकार से चलता हुआ आया, उस परिस्थिति में क्या मुद्दों को लेकर जनता के बीच अगले 3 साल तक लगातार कायम रहने वाला कोई विपक्ष दिखाई देता है क्या? मुद्दों के आश्रय कभी एक छत्र राज वाली कांग्रेस को जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने शिकस्त दी थी। मुद्दों के आश्रय 400 पार वाली सत्ता को, जो 400 पार आजकल सपना बना हुआ है, उस 400 पार वाली सत्ता को कभी वीपी सिंह ने मुद्दों के आश्रय उस कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दी थी। लेकिन मुद्दों के आश्रय राजनीति करने के लिए जिस चेहरे की जरूरत है, क्या आज कोई जेपी या कोई वीपी जनता के बीच में दिखाई दे रहा है? दरअसल मुद्दों को जमीन तक ले जाने के लिए चेहरों को लगातार मजबूती के साथ बने रहना होता है। राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, उस मुद्दे को लेकर खुद कांग्रेसी जमीन तक नहीं जा पाए, उसे वो बोफोर्स जैसा मुद्दा बना नहीं पाए। निश्चित तौर पर इसमें राहुल गांधी की भी अपनी कमियां हैं, तो कांग्रेस पार्टी समेत समूचे विपक्ष की भी है। और तब उस परिस्थिति में हालात और बदतर हो जाते हैं जब बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार बाहर हो चुके हैं, बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी बाहर हो चुकी हैं, उड़ीसा की सत्ता से नवीन पटनायक बाहर हो चुके हैं, और दिल्ली पर काबिज अरविंद केजरीवाल भी अब राजनीतिक वनवास भोग रहे हैं। और इन सब के साथ एमके स्टालिन, जिनके पास मौजूदा लोकसभा में 22 सीटें हैं, अगली बार वो 22 लोकसभा सीटों के साथ दिल्ली पहुंचने की स्थिति में स्वाभाविक तौर पर नहीं है, क्योंकि वहां उनकी ताकत भी अब काफी घट चुकी है, वो भी सत्ता से बाहर हो चुके हैं। केसीआर की ताकत घटकर कांग्रेस के पास जरूर आई है, लेकिन कांग्रेस के पास वो बरकरार रहेगी, इसकी गुंजाइश 50-50 फिलहाल दिखाई दे रही है। तो इस परिस्थिति में क्या वाकई इंडिया गठबंधन जनता को मुगालते में रखने की कोशिश कर रहा है, या वाकई किसी सीरियस नोट पर इस देश के अंदर विपक्ष को मौजूदा दौर की सत्ता और मौजूदा दौर की आर्थिक सामाजिक निराशा से निकालकर ऊपर लाने की परिस्थितियां बनती दिख रही है? लोकतंत्र में कभी टीना फैक्टर नहीं होता, याद रखिए दोस्तों। लोकतंत्र के अंदर टीना फैक्टर यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जनता अक्सर विकल्प दे देती है, लेकिन विकल्प देने के लिए जनता के सामने भी विकल्प रखना पड़ता है। ये विपक्ष को बड़े शिद्दत से महसूस करने की जरूरत है। देश के अंदर मुद्दों की कमी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आप देखिए, एक खबर आई कि दुनिया के 100 गर्म शहरों में से, जहां हीट वेव बहुत तेजी से चल रही है, सबसे ज्यादा तापमान जिन 100 शहरों में है, उसमें 90 से ज्यादा शहर भारत में है। जबकि इस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग खत्म है, उद्योग धंधे के नाम पर कुछ चल नहीं रहा है। आखिर गर्मी इतनी पड़ क्यों रही है? आखिर पर्यावरण इतना कंप्रोमाइज क्यों दिख रहा है? आखिर धूल का गुबार उड़ता हुआ क्यों दिख रहा है? क्या यह सिर्फ एक इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है? जी नहीं, कहीं ना कहीं सत्ता और सिस्टम के सहारे जिस प्रकार से पर्यावरण से खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जनता के बीच स्वास्थ्य का मुद्दा, पर्यावरण का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुद्दा, ये सारी चीजें जिस ढंग से हवा हवाई बनाकर चुनावी हिंदुत्व के दायरे में एक खांचे में फिट कर दी जा रही है, उसके बाद घूम फिरकर विपक्ष के पास, जनता के पास जाने का विकल्प तो नहीं बचता है। लेकिन जनता के पास जाने के लिए विपक्ष मानसिक तौर पर न कभी खुद को तैयार कर पाया है, नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस पार्टी पर और राहुल गांधी पर दोनों को अलग अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिशों और उनकी कोशिशों की कमियों की ओर लगातार ध्यान दिलाए जाने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर यदि मौजूदा दौर में देखें तो सत्ता और संगठन की बिसात जिस ढंग से बिछाई गई है, उस सत्ता और संगठन की बिसात के आश्रय मौजूदा दौर में
जनता के मुद्दों को लेकर आंदोलन करने की जो परिस्थितियां लोकतांत्रिक तरीके से नैसर्गिक रूप से विपक्ष के बीच होनी चाहिए, उसका तो नितांत अभाव अभी से दिखाई दे रहा है। यूं कहें कि 10 साल पहले से दिखाई दे रहा है। जिम्मेदार अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी जरूर है। राहुल गांधी तमाम कोशिशों के बावजूद उसको री एनर्जाइज कर नहीं पा रहे। आखिर राहुल गांधी के प्रयासों में दिक्कत कहां है? तो जरा कांग्रेस पार्टी के मिजाज को भी देखने की कोशिश करें कि दिक्कतें कहां है, तो 2-3 बातें साफ होती है। दरअसल 71 का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने मेहनत करके जीता था। उसके बाद इस देश में कांग्रेस पार्टी ने मेहनत से कोई चुनाव जीता हो, ऐसे उदाहरण मुझे नजर नहीं आते। 4-5 लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने जीते। 80 में जो कांग्रेस की जीत हुई वो जनता पार्टी की टूट और फेलियर से उपजी हुई निराशा के कारण जनता की स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी। थोड़ी बहुत मेहनत कांग्रेस की रही होगी। 84 का चुनाव बिल्कुल अलग तरह का चुनाव था, सहानुभूति लहर के सहारे हुआ चुनाव। 1991 का चुनाव भी, चूंकि राजीव गांधी के त्रासद अंत के बाद जो बचे हुए चरण थे, उसमें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो सहानुभूति की सुनामी चली, उसके पक्ष में आया हुआ जनादेश था, न कि कांग्रेसियों की मेहनत से आया हुआ जनादेश था। ठीक इसी तरीके से 2004 के चुनाव को देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी और ये इंडिया साइनिंग, उसके फेल होने का नतीजा यह था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने भाजपा को शिकस्त दी, तो भाजपा के सबसे बड़े सहयोगी को कांग्रेस पार्टी ने जरूर आंध्र प्रदेश में शिकस्त दी थी। लेकिन 145 सीटों के साथ कांग्रेस बस किसी तरह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी और सहयोगी दलों के साथ सत्ता में 5 साल पूरा किया था। 2009 में कांग्रेस के पक्ष में जो जनादेश आया, वो जनादेश साफ साफ दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त की जो परिस्थितियां थी, और उस वक्त कांग्रेस पार्टी की मेहनत से नहीं, बल्कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी देश के बड़े राज्यों में लुटी पिटी सी दिखाई दे रही थी, उसका नतीजा था कि कांग्रेस पार्टी को दूसरा कार्यकाल मनमोहन सिंह को मिल गया था। लेकिन उसके बाद की परिस्थितियों को देखें, 2014 का चुनाव अन्ना आंदोलन की आंधी में उड़ता हुआ दिखाई दिया। 2019 का चुनाव वो भी किसी आंधी में उड़ता हुआ दिखाई दिया। और 2024 का चुनाव जब जनता मूड बना चुकी थी कि इंडिया गठबंधन रूपी विपक्ष को सत्ता की दहलीज पर पहुंचा देना है, उस वक्त इंडिया गठबंधन के कई सारे दलों की आपसी कलह का नतीजा देखिए कि गिरते पड़ते नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए थे। नीतीश कुमार उस गठबंधन का दामन छोड़कर चुनाव के बीच में चले गए, और बीच में जाने का नतीजा यह हुआ कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी भी अंततः 2026 आते आते समाप्त हो गई। उनकी पार्टी के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान है, और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन भी सत्ता से दूर बैठ गया। आज की तारीख में अखिलेश यादव से बहुत बड़ी उम्मीद पाली गई है कि अखिलेश यादव ही बंगाल और बिहार में जिस प्रकार से बीजेपी काबिज हुई है, जिस प्रकार से कर्नाटक में अपने लिए भविष्य देख रही है, और जिस प्रकार से देश के तमाम ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी काबिज हो चुकी है जहां चुनावी हिंदुत्व के लिए पर्याप्त खाद पानी मिलता हुआ दिखाई देता है, उस स्थिति में अखिलेश यादव से बहुत ज्यादा उम्मीद पाल लेना भी अखिलेश यादव के साथ एक चुनावी अन्याय, इलेक्टोरल इनजस्टिस ही जाहिर होता है। क्योंकि जहां सिस्टम, सत्ता, संस्थान सब एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज हुए पड़े हैं, उस परिस्थिति में अखिलेश यादव चाहे पीडीए की बात करें, चाहे कोई और बात करें, चाहे संविधान बचाने की बात करें, उत्तर प्रदेश का जनादेश यदि विपक्ष के पक्ष में आया तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। असल लड़ाई 2029 की है। 27 की लड़ाई को सेमीफाइनल कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में लड़ी जानी है, लेकिन 2029 की लड़ाई के लिए 27 के यूपी की जो चुनावी जंग है वो इतनी महत्वपूर्ण हो चली है कि उसके बाद इस देश के अंदर की परिस्थितियों में जनता के मुद्दों के साथ चेहरा सामने रखकर जाने की परिस्थितियों में विपक्ष खुद को पा रहा है या नहीं पा रहा है, या एक बार फिर आपसी कलह, अंतर कलह और चुनाव के दरमियान दलों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा दिल्ली की सत्ता मिलने के पहले उस सत्ता की चाहत में दिखने वाली कंपटीशन में बदलकर एक हेल्दी नहीं बल्कि अनहेल्दी कंपटीशन की बुनियाद रखती है। इसकी भी परीक्षा उत्तर प्रदेश के चुनाव में होनी है। कई सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने 12 सालों में इस देश को दिया क्या।
उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल स्पेस मिला कैसे, और उन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं के आसपास जो मंडली है वो किस तरह की सलाह से और किस तरह राजनीतिक परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए उन्हें तैयार कर रही है या तैयार कराने की कोशिश कर रही है। आज मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया, तथ्य बड़ा रोचक बताया, लेकिन उन तथ्यों को सुनकर यही लगा कि कहीं ना कहीं ऐसे तथ्यों के सहारे और ऐसे ही लोगों के सहारे इंडिया गठबंधन वाकई 2029 लड़ने की कोशिश करता है तो फिर उसका भगवान ही मालिक है। मुझे बताया गया कि तथ्यों के साथ बताया गया दरअसल कि अन्ना आंदोलन जो 2011 में हुआ था वो फेसबुक से चला हुआ आंदोलन था। मोदी लहर जो 2014 में आई वो व्हाट्सएप के सहारे आई हुई लहर थी, और 2019 का जो चुनाव हुआ वो कहीं ना कहीं यूट्यूब का चुनाव था। यह बताया गया कि 2014 व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए, 2019 यूट्यूब के जरिए, और 2024 की जो बिसात थी उसमें ऐसा कुछ भी नया प्लेटफॉर्म नहीं था, लिहाजा बीजेपी फिसल गई और 2029 का चुनाव इंस्टाग्राम के सहारे लड़ा जाएगा। अब इस तरह के तथ्यों को इंडिया गठबंधन के नेता तर्कों के रूप में स्वीकार कर अपनी स्ट्रेटजी बनाने की हद तक अगर जाते हैं तो तय मानिए कि 2029 का चुनाव भी विपक्ष की उम्मीदों के अनुरूप नहीं आ सकता। फिलहाल की परिस्थितियां तो साफ जाहिर करती है कि भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मुकाबला नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि जनता के अंदर, मिडिल क्लास के अंदर जो उम्मीदों का दामन छोड़ने की प्रवृत्ति बन गई है, जिस प्रकार से इस देश का मिडिल क्लास असहाय महसूस कर रहा है, जिस प्रकार से इस देश का गरीब आदमी 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद के दायरे में, उससे आगे चुनावी हिंदुत्व के दायरे से आगे सोच नहीं पा रहा है, उसकी सोच को जगाने की और परिस्थितियों को उस तरह से निर्मित करने की जिस तरह से एक दौर में जेपी या वीपी ने निर्मित किया था। बोफोर्स का मुद्दा कोई जनता का मुद्दा नहीं था, जनता को पता भी नहीं था कि ये बोफोर्स क्या होता है, लेकिन वीपी सिंह ने उसे जनता के बीच लाकर खड़ा कर दिया था। बात यदि 74 की जाए, 99% पॉपुलेशन उस वक्त जो इस देश की थी, उससे जाके पूछा जाता यदि उस दौर में भी कोई एग्जिट पोल वाला भी होता और जाकर पूछता कि संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या है, तो 99.9% लोग ये नहीं बता पाते कि संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या है। लेकिन लोग जेपी द्वारा उठाए गए मुद्दे को समझे बिना उनके साथ आ गए, लोग वीपी द्वारा उठाए गए मुद्दे को समझे बिना उनके साथ आ गए, और यही मौजूदा दौर में भारत के अंदर लोकतंत्र की परिस्थितियां हैं। और इन्हीं परिस्थितियों में जिस गुजरात मॉडल को इस देश की 95% जनता ने कभी देखा नहीं था, आंख मूंद कर भरोसा कर 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता बना दिया था, फिर भला राहुल गांधी के लिए या विपक्ष के लिए रास्ता नहीं बन रहा है, तो साफ माना जाना चाहिए कि संस्थाओं पर कब्जे की परिस्थितियां अभी पैदा हुई है, और संस्थाओं पर कब्जे की परिस्थितियां जहां जनता को सिस्टम के खिलाफ खड़े होने के लिए एक कैटलिस्ट के तौर पर विपक्ष इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन विपक्ष क्या उसे इस्तेमाल करने की स्थिति में खुद अपनी मन स्थिति बना पाया है? यही वो सवाल है जहां डर के आगे जीत है या डर के आगे हार है। दोनों ही एक्सट्रीम एंड, इस पार या उस पार की परिस्थितियां बनती हुई दिखाई देती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।